वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर सेकंड का जो हमारा सोशल साइंस का सिलेबस है हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि जो आपका सिविक्स वाला पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाला उसको कर रहे हैं। ओके, और इसमें हम लोग ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक जीविका चलाना यानी कि मेकिंग ए लिविंग से संबंधित। ठीक है, इसमें आपके सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप सबको पता ही है। और ये क्लास आपको बोरिंग जैसी भी लग सकती है लेकिन क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा देखने की कोशिश करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, तो लोग आजीविका कैसे चलाते हैं, ठीक है, अपनी जीविका किस तरह से चलाते हैं, इसकी बात की जाएगी इस चैप्टर में। गाँवों में जो ज़्यादातर परिवार हैं वो खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। इसके अलावा गाँवों में खेती के अलावा क्या क्या करते हैं, तो कई और काम होते हैं जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक, इसके अलावा कुछ लोग आपके गांवों में नर्स भी होती हैं, कुछ शिक्षक भी होते हैं, धोबी होते हैं, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले होते हैं, और लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ होती हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, तो कुछ लोगों की आपकी दुकान भी होती हैं, दुकानदार भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, और व्यापार भी करते हैं। उनमें से तरह तरह कई छोटी दुकानें, जैसे कि कुछ लोग चाय की दुकान खोलते हैं, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, बीज और खाद की दुकान भी खोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है कि चाय की दुकानों पर टिफ़िन भी मिलता है, तो ये वर्ड आपके बुक में यूज किया गया है टिफ़िन। तो इसका क्या मतलब है, तो टिफ़िन का मतलब है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। तो ये इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि टिफ़िन का क्या मतलब है। ठीक है, गांव में जो आपके चाय की दुकानों पर टिफ़िन मिलता है उसका क्या मतलब है, ये पूछा जा सकता है। तो खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें जैसे कि सुबह का इडली डोसा हो गया, उपमा, ये सब, शाम के नाश्ते में वड़ा हो गया, बोंडा हो गया, मैसूर पाक, ये सब आपके टिफ़िन के अंदर जो है मिलता है। ठीक है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। तो देखिए, अब ये ऊपर जो ये अब टिफ़िन था, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में, जिसने नहीं पढ़ा होगा कि टिफ़िन का क्या मतलब है, वो टिफ़िन में खाना भर के देगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा कि टिफ़िन वो है जिसमें जो है खाना भर के हम लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टिफ़िन का मतलब आपके बुक में बताया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए सीटेट में जो आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन है आप लोग कई बार गलत कर देते हो, क्योंकि उसमें जो है चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आती क्या है ये। अब आगे देखते हैं हम लोग। देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% क्या है, तो खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो कई लोग क्या है, भूमिहीन भी हैं। कुछ लोगों के पास जो है आपके खेती करने के लिए ज़मीन है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो भूमिहीन है, उनके पास कोई भी ज़मीन है ही नहीं। खेतीहर मजदूर जो हैं ये अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर भी निर्भर रहते हैं। ये खेतीहर मजदूर की बात मतलब हो रही है जिसके पास छोटे खेत भी हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेत है, छोटा खेत है, तो अपनी कमाई के लिए क्या होंगे, दूसरे के खेतों पर भी निर्भर रहते हैं, वहाँ पे भी वो काम करते हैं। कई बार जब इन्हें पूरे साल काम नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है जब इनको आसपास के खेतों में इन्हें काम नहीं मिलता। 80% के लगभग आपके छोटे किसान हो गए। छोटे किसान अपने खेतों में खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास पर्याप्त ज़मीन तो है, ठीक है, कि उस पर वो अपना गुजारा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने खेतों में खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है, अपने खेतों में खुद ही उगा लेते हैं अपने खाने भर की चीज़ें। गाँवों में कुछ लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, यानी कि जो अभी आपको भूमिहीन किसान थे, वो दूसरे ज़मींदारों के खेतों में क्या करते हैं, मजदूरी का काम भी करते हैं। ठीक, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। ठीक है, जो गरीब परिवार हैं वो उनका अधिकतर समय क्या होता है कि पानी की व्यवस्था करने में, रात को जो है खाना बनाने के लिए, दिन में खाना बनाने के लिए जो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, जलावन की लकड़ी, वो खोजने में, और अपने जानवरों को चराने में बीतता है। इन कामों से इनको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलेगा इन्हें, आपको भी पता है। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो गरीब परिवारों में क्या क्या काम महत्वपूर्ण है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे उनका गुजारा नहीं होता है।
घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना ही पड़ता है। यानी कि जो आपका जलावन की लकड़ी था, जानवरों को चराना था, तो ये सब काम इन लोगों को करना ही पड़ता है। पानी का व्यवस्था करना, क्योंकि मजदूरी से जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं उससे इनका गुजारा हो नहीं पाता। किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा भी कर्ज लेते हैं, ठीक है। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। साहूकार से ये लोग कर्ज ले लेते हैं, क्या करने के लिए कि हम अपने खेतों में बीज डालेंगे, ठीक है, खाद डालेंगे खेती करने के लिए, कीटनाशक कीटों से बचाने के लिए, तो ये कर्ज ले लेते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। अब देखिए ये लोग इतने चालाक होते हैं, ये जो साहूकार लोग हैं, ये किसानों से कहेंगे कि हम आपको पैसा तो देंगे, ठीक है, आपको पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो आपकी फसल होगी, ठीक है, जो आपकी फसल उगेगी उसे भी इन्हीं व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे इन्होंने पैसा लिया है किसानों ने, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कम दामों पे ही फसल भी खरीद लेते हैं उनसे। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो आपने देखा कि बीज, खाद, इन सब के लिए उधार ले रहे हैं। कुछ लोग आपके गुजर बसर के लिए जो है ये भी, या फिर काम के खातिर अपना उधार ले रहे हैं। फिर या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता, ठीक है। अब उनके पास कोई काम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तब भी जो है क्या करते हैं ये लोग, उधार ले लेते हैं, ठीक है, अपना खाने पीने के लिए। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फिर फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। जैसे किसी ने जो है क्या किया कि पैसे लिए, पैसे लेके जो है उसने क्या किया कि जो है बीज लगाए, फसल लगाए, फसल में कीड़ा लग गया, फसल बर्बाद हो गई, तो क्या होगा, बारिश पूरी नहीं हुई, फसल ख़राब हो सकती है। ऐसी हालत में किसान क्या होता है, अपना उधार नहीं चुका पाता, ठीक है ना। उधार तो तब चुकाएगा जब उसका फसल होगा तो उसको बेचेगा, उससे पैसे जो आएंगे उसका उधार भी चुकाएगा। लेकिन अगर उसका फसल ही ख़राब हो गया तो फिर उधार नहीं चुका पाता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज लेना पड़ता है। अब अगर वो उधार नहीं चुका पाया तो उनके पास पैसे वैसे भी नहीं है, फिर भी उनको परिवार चलाना है तो उसके लिए और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। इस तरह कर्ज के तले दबे होने के कारण कई किसान जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसान अपना आत्महत्या क्यों कर लेते हैं गाँवों में, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। बड़े किसान खेती के अलावा अन्य काम धंधे भी करते हैं। अब जो आपके बड़े किसान हैं जिनके पास बड़े खेत हैं वो तो खेती करते ही हैं, इसके अलावा अन्य काम धंधे भी करते हैं। जैसे कि वो कोई अपनी दुकान खोल लेते हैं, सूद पर पैसा देना, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो इन्हीं लोगों के पास से जो छोटे किसान हैं वो पैसे ले लेते हैं। छोटी छोटी अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियों का मतलब जैसे कि चावल कूटने का, मतलब कि धान को कुटाई करने का, या फिर इस तरह की जो गाँव में जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उनका जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। पशुओं से क्या होता है, पशुओं से जो है इनको जो है दूध जो है ये बेच लेते हैं पशु, और पीने के लिए भी इन्हें दूध मिल जाता है। जंगल से भी जो है फल वल इनको मिल जाते हैं, ठीक। महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये जंगल की उपज में ही ये सब चीज़ें आएंगी। महुआ बीनते हैं, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं, शहद जो है निकालते हैं और फिर उसके जो इसे ले जाकर के व्यापारियों को बेचते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत पैसा और मिल जाता है गाँव के लोगों को, ठीक है। ये जीविका चलाने की ही बात हो रही है, ये आपका टॉपिक ही है, आपका जीविका चलाना। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी इन लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, ठीक है ना। तो जानवर रहेंगे, देखिए जंगल में जो काम थे उसके लिए तो ये सारी चीज़ें हो गई, और जानवर रहेंगे तो क्या करेंगे, ये दूध निकालेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, सहकारी समितियों को बेचेंगे, या फिर अपने पास के कोई शहर या नगरीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पर जाकर लोगों को ये दूध बेच सकते हैं। इससे भी ये भी इनके आजीविका कमाने का एक मुख्य साधन बन जाता है, ठीक है ना। इससे भी इनको कुछ कमाई हो जाती है। अब एक जो है आपका दिया गया है एक पॉइंट, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चखेशंग समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। तो पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि चखेशंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो नागालैंड में रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये लोग किस तरह की खेती करते हैं, तो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ओके। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे ये पहाड़ होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से सपाट ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सपाट बना देते हैं, जिससे सीढ़ी की तरह ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सपाट बनाते हैं यहीं पे अपना खेती करते हैं ये लोग।
और इसे जो है सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट के टुकड़े को एक किनारों को ऊपर उठा देते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपका सपाट है और वो अगर पहाड़ी एरिया पे है, तो अगर पानी आएगा तो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये किनारों को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है इसमें पानी भरा रह पाए। अगर पानी आएगा तो अगर सपाट ये ऊपर उठा नहीं रहेगा किनारे से, तो पानी तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे किनारे पे ये लोग इसको उठा देते हैं ताकि इसमें पानी भरा रह पाए, और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समुदाय कौन सी खेती किस जगह पे है, ठीक है। और इस एक बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सपाट टुकड़े के किनारों को जो ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं ये लोग क्यों उठा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ताकि उसमें पानी भरा रह पाए, ठीक है, उसमें पानी रुक पाए, इस वजह से ये लोग किनारों को उठा देते हैं। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। इन लोगों के पास खुद के खेत हैं, फिर भी ये लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सब लोगों ने अपने अपने सपाट खेत बनाए हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है खुद के खेत भी है, फिर भी ये लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के साथ फिर काम होने के बाद खाना भी खाते हैं बैठ के, ये भी है, ओके। समुद्र तटीय इलाकों की बात देख लीजिए। समुद्र तटीय इलाकों में पूरे के पूरे गांव के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो समुद्र तटीय इलाका रहेगा तो वहाँ का जो गांव के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये लोग जाल और कैटामरैन, तो कैटामरैन क्या होता है, कैटामरैन होता है मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव, ठीक है ना। इसको जो है एक छोटा सा मशीन होता है, उसकी सहायता से जो है ये लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, और पानी के बीच में जा कर के क्या करते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैटामरैन क्या है, मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है, इसकी सहायता से ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो मछलियाँ पकड़ के जब ये लाते हैं तो यहाँ से औरतें जो होती हैं वो मछलियाँ खरीद करके पास के गाँवों में जा कर के बेचती हैं, ठीक है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, उसके बाद उसकी नीलामी करते हैं, ठीक है। नीलामी करते हैं तो मछलियाँ सब लोग खरीद करके वहाँ के पास के गाँवों में ले जाकर बेचती हैं। व्यापारियाँ भी, जब नीलामी होती है तो व्यापारियाँ भी मछलियाँ खरीद करके शहरों में ले जा करके बेच देते हैं, ओके। मानसून के समय लगभग 4 महीने ये लोग मछलियाँ पकड़ने समुद्र में नहीं जाते हैं। मानसून के समय आप जानते हो कि आंधी बारिश ये सब चीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मौसम सही नहीं होता है, इसीलिए जो 4 महीने होते हैं बरसात के मानसून समय के, ये लोग मछलियाँ पकड़ने समुद्र में नहीं जाते हैं, ठीक है। और यही समय जो है मछलियों के प्रजनन का समय भी होता है, यानी कि मछलियाँ जो है अपने बच्चे देती हैं इस समय, ठीक। तो इस समय ये लोग मछलियाँ पकड़ने वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लगभग 4 महीने ये लोग मछलियाँ पकड़ने क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इस वजह से ये लोग 4 महीने मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते मानसून के समय में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांवों में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, व्यापार है, काम धंधे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अधिकतर कैसे हैं, ज़्यादातर कैसे हैं, देखिए कुछ मतलब थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन अधिकतर लोग जो किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, इनको पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। अभी आपने देखा कि ये लोग 4 महीने मछलियाँ पकड़ने समुद्र में नहीं जाते हैं, तो 4 महीने इनके पास काम नहीं है, ठीक है। 4 महीने ये लोग कमाई नहीं कर पाते हैं, ठीक। इसी तरह से आपका किसान भी है, जब आपका खेती होगा, खेती का काम चलता रहेगा, उस समय वो खेतों में काम करेगा दूसरे के यहाँ जिनके पास भूमि नहीं है, लेकिन जब वो काम ख़त्म हो जाएगा, बुआई कटाई का काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो बेरोज़गार हो जाता है, ठीक। तो इसको साल भर तो रोज़गार नहीं मिल पाता, इसीलिए ये लोग को दूसरी जगह जाना पड़ता है काम के लिए। अब देखते हैं शहरी क्षेत्रों में किस तरह की आजीविका होती है। शहर में कई सारे लोग सड़कों पर ही काम करते हैं। आप देखते हो सड़क के किनारे सब लोग दुकानें लगाए रहते हैं ना, वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। ये स्वरोजगार में लगे हैं, ठीक है ना। स्वरोजगार यानी कि खुद से ही जो है कोई चीज़ जो है बेच रहे हैं सड़कों के किनारे लगा करके, ठीक। कोई सर्विस दे रहा है, आप देखते हो कि बाल वाल कटने वाले भी अपनी कुर्सी उर्सी लेके कहीं सड़क के किनारे लगा देते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। जूते बनाने वाले अपना सड़क पे बैठ जाते हैं। उनकी दुकानें अस्थाई होती हैं, तो दुकान तो उनकी अस्थाई है नहीं, ज़रूरी नहीं कि आज वो जहाँ पे बैठ के वो काम कर रहे हैं कल भी वहीं पे उनको मिलेगा, ठीक। उनको नगर निगम कभी भी हटा देती है वहाँ से। अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर ये लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। या तो ठेला ले लेते हैं या फिर जो है सड़क पर ही बैठ कर के ये लोग काम करते हैं।
अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले लोगों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। ये अहमदाबाद शहर का सर्वेक्षण है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ये पाया गया था कि जितने लोग काम करने वाले हैं इसमें से 12% जो लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो सड़कों पर ही अपना सामान बेच रहे हैं, सड़कों पर ही कोई ना कोई सेवा दे रहे हैं। अगला हमारा है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। इसको अब सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, पहले तो जो है इसको ऐसा किया जा रहा था कि शहर में ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा शहर में सड़क घेर लेते हैं, परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन अब जो है कुछ संस्थाओं ने इनको भी जो है क्या किया कि सरकार से मिलकर बातचीत की और इसको उपयोगी माना और आजीविका कमाने का एक अधिकार के रूप में इसको माना गया है, ठीक है, कि ये लोग जो है ऐसा कर सकते हैं। कई लोगों के पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। अब जिनके पास अपनी दुकानें हैं वो तो आपके बड़े दुकानदार हो गए, ठीक है। ये दुकानें छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, ठीक। तो अलग अलग चीज़ें बेचते हैं जिनके पास खुद की दुकानें। अभी आपने देखा कि लोग सड़कों पर बेच रहे थे, लेकिन जिनके पास दुकानें हैं वो लोग भी अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद ही संभालते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद ही अपना दुकान जो खोलते हैं, जहाँ पे इनकी दुकान होती है उस खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, ठीक है। तो दूसरे की नौकरी, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो दुकानदार होते हैं वो लोग दूसरों को नौकरी पे रखते हैं, ठीक है। जो दुकानदार होते हैं वो दूसरे के यहाँ नौकरी करने नहीं जाते हैं, जबकि किसी और को अपने सहायक के रूप में दुकान पे रख सकते हैं। तो इस तरह की जो दुकानें होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये पक्की दुकानें होती हैं, ठीक है। इनके पास नगर निगम से व्यापार करने का लाइसेंस होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले कि पक्की दुकानें क्या होती हैं। तो पक्की दुकानें वे होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने का लाइसेंस होता है, जिनके पास वो दुकानें क्या होती हैं, पक्की दुकानें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा, ठीक। तो आप देखते हो कि हर जगह बाज़ार को एक दिन बंद किया जाता है। तो ये कौन निर्धारित करता है, तो नगर निगम निर्धारित करता है, ठीक है। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री काम के लिए शहर में एक निश्चित स्थान पर जमा होते हैं। आप देखते हो कि हर शहर में कोई एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पे कुछ मजदूर जमा होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है लेबर चौक, ओके। तो लेबर चौक इसको कहा जाता है। तो लेबर चौक पे आपने देखा होगा कि लोग वहाँ से लेबर्स को ले जाते हैं, अपने घर पे कोई काम होता है या फिर कहीं पे भी कोई काम होता है तो लेबर चौक से क्या करते हैं, लेबरों से बात करके कि कितना पैसा लेंगे, दिहाड़ी मजदूरों को वहाँ से ले जा कर के काम करवाते हैं, ठीक है। लोग उन कामों को करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं, उन्हें जो है काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं, यानी कि लेबर चौक से ही। इन मज़दूरों को हमेशा काम नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर जो है शहर में रहते हैं, ठीक है। इनको हमेशा काम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ये लेबर चौक पे गए हैं वहाँ पे इन्हें कोई काम मिल ही जाए। कई लोगों को बिना खाली हाथ भी वापस लौटना पड़ता है, उन्हें काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। तो अनियमित रूप से काम पर लगने का मतलब क्या है कि जब उनकी ज़रूरत होगी तभी उनको काम पर आना पड़ेगा, ठीक है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक के पास बहुत सारा काम मिल जाता है, यानी कि उसने फैक्ट्री खोली है, अब उसके पास अधिकतर ज़्यादा काम आ गया तो उनको कुछ और लोगों को रख लेता है। फिर जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उन लोगों को निकाल देता है, ठीक है। या फिर ख़ास मौसमों में कोई काम अगर उसको मिल गया तो उस समय लोगों को रख लेता है, फिर बाद में निकाल देता है। साल के बचे हुए समय उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है, यानी कि जो लोग निकाल दिए गए उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ये नौकरियां अस्थाई नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो नौकरियां होती हैं फैक्ट्रियों में ये लोग काम करते हैं, ये सब अस्थाई नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत भी करते हैं कि मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मुझको नौकरी से मत निकालो, तब भी जो है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनके नौकरी की कोई भी सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो कई लोग तो शहरों में इस तरह से भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग सरकारी विभागों और दफ्तरों में भी काम करते हैं, ठीक है। सरकारी विभाग में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग अन्य दफ्तरों में भी काम करते हैं। उन्हें जो है वहाँ पर नियमित तनख्वाह मिलती है, ठीक है, यानी कि हर महीने सेम पैसा मिलता है उनको, और वह कंपनी के अस्थाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है। कई कंपनियां होती हैं जो अस्थाई कर्मचारियों को रखती हैं, सरकारी कर्मचारी तो अस्थाई कर्मचारी होते ही हैं। वे यह उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी जो नौकरी है वो लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। अस्थाई कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत, ठीक है, जिसको आप पेंशन कहते हो,
छुट्टियां भी मिलती हैं इनको, छुट्टियां भी आपको जब छुट्टियां लेते हैं तब भी उनका पैसा नहीं काटा जाता। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, ठीक है, किसी न किसी फैमिली, आप जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एक निश्चित दर तक जो है चिकित्सा सुविधा दी जाती है कि जो है कोई खर्च होगा मेडिकल तो उसका जो है खर्च सरकार उठाएगी या फिर वो कंपनी उठाएगी। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना एक रोजगार का नया क्षेत्र है, तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कॉल सेंटर के बारे में, कॉल सेंटर क्या होता है? केंद्रीकृत दफ्तर होता है जहां पर एक ही जगह से उपभोक्ताओं को समस्याओं और उससे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो आप देखते हो कि कॉल सेंटर में आप फ़ोन करते हो, आपको कोई समस्या होती है, जैसे आप जियो या फिर कोई भी कंपनी का जो है समस्या होती है तो वो लोग अपना कॉल सेंटर नंबर दिए रहते हैं, आप फ़ोन करके उनको समस्या बताते हो कि हमें ये समस्या है, तो वो उसका निदान करते हैं, तो यही कॉल सेंटर होता है। कॉल सेंटर कहाँ पे होते हैं? प्रायः हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं ये सब बात करने के लिए। जैसे मान लीजिए हॉल नुमा कमरा है, ठीक है, इसमें ये से रो बनी होती है, यहाँ पे छोटे छोटे जो है आपके खाने बने होते हैं, इन्हीं खानों में ये लोग बैठ करके क्या करते हैं, एक एक लोग अपना कॉल सेंटर में अपना बात करते हैं, लोग जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनसे। ओके, भारत में जो है इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है भारत, ठीक है, यानी कि कॉल सेंटर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ पे? भारत में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं। यहाँ पर न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं, ठीक है। तो भारतीय के अलावा विदेशी कंपनियों के भी कॉल सेंटर आपके कहाँ पे? इंडिया में चलते हैं, ठीक है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन, यहाँ पे वतन नहीं है वेतन पर मिल जाते हैं, ठीक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विदेशी कंपनियाँ अपने कॉल सेंटर भारत में क्यों खोलती हैं? क्योंकि जो है यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग जो है आसानी से मिल जाते हैं और कम वेतन पर मिल जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि 6,000 8,000 में लोग है अंग्रेज़ी बोलने वाले कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग जो है कंपनियों को मिल जाते हैं। इसी वजह से जो है अधिकतर विदेशी कंपनियां भी जो है आपके कॉल सेंटर यहाँ पे खोलती हैं। अगर ये अपने देश में खोलती हैं तो इनको लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता, ठीक है। अब हमारे आसपास के बाज़ार के बारे में देख लेते हैं। तो बाज़ार हम जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। कुछ भी सामान खरीदना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? बाज़ार जाते हैं। हमारे पास की गुमटी में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं, यानी कि सप्ताह में एक बार लगते हैं कभी कभी बाज़ार हमारे क्षेत्र में। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो अपने अपने जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स हो गए, ठीक है। तो ये इन सब जो हैं हमारे बाज़ार के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर साप्ताहिक बाज़ार की बात की जाए तो साप्ताहिक बाज़ार आप जानते हो कि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन ही लगता है, ठीक है। हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन लगता है। ये साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, तो रोज़ पक्की दुकानें तो आपके एक ही जगह पे रहेंगी, ठीक। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। अगले दिन वे दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं, यानी कि अब मान लीजिए इस एरिया का साप्ताहिक बाज़ार सोमवार को है, इसका मंगलवार को है, तो यहाँ पे ये सोमवार को बाज़ार लगाया, सुबह शाम को उठा लिए, फिर अगले दिन यहाँ पे लगा दिए, ठीक। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिलती हैं। क्योंकि जो है जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के लिए कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, अगर पक्की दुकानों पे आप सामान खरीदने जाते हो तो वो लोग अपना किराया या फिर अगर किसी को काम पे रखा है तो उसकी भी सैलरी, सबका जो है हिसाब करके तो उसमें जो है जो सामान होता है उसमें जोड़ देते हैं। इसीलिए जो है इन सब जगहों पे चीज़ें और ज़्यादा महंगी मिलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो और खर्चे उसमें जोड़ देते हैं। और जबकि साप्ताहिक बाज़ार जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको तो कोई टैक्स नहीं देना होता, कोई कमरे का किराया नहीं देना होता, ठीक है। वो आए जो है सड़क पे अपना दुकान लगाए और वो जो है चीज़ें वहाँ पे आप सस्ते में पा सकते हो, जबकि पक्की दुकानों पे आपको वही चीज़ जो है थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी। ओके, साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। साप्ताहिक बाज़ार में आप देखते हो कि हर तरीके के सामान बिकते हैं, ठीक है ना। बर्तन से लेकर के जो है सब्जियां भी मिलती हैं, बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिल जाता है आपको। अलग अलग लोग जो है अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं साप्ताहिक बाज़ार में। तो यहाँ पे जो है आप सभी चीज़ें जो है एक ही जगह पे आप पा सकते हैं। अब आपके मोहल्ले की दुकानों के बारे में देखते हैं। हमारे पास की डेयरी से दूध हम ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर डेयरी खुला हुआ है तो डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले खरीद लेते हैं या फिर अन्य खाद्य पदार्थ। स्टेशनरी के व्यापारी से हम लोग कागज़ कलम खरीद लेते हैं।
दवाइयों की दुकान से हम दवाई खरीद सकते हैं। तो ये सब हमारे मोहल्ले में इस तरह की दुकानें होती हैं। ये हमारे घरों के करीब ही होती हैं और सप्ताह भर खुली रहती हैं। अब तो पता ही है, सप्ताह भर खुली रहती है आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं। यहाँ से हम उधार का सामान भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली जाते हैं तो हमें पहचानते हैं, तो हमें उधार भी दे सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। तो ये सब दुकानें आप जानते हो, मोहल्ले की दुकानें तो आपकी पक्की ही होंगी, ठीक है ना। पक्की दुकानें जो है आपकी स्थायी होती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं। मोहल्ले में भी कुछ लोग सड़क के किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मोहल्ले में भी आप देखते हो कि कुछ लोगों जो है सड़क के किनारे जो है सामान बेचते हुए मिल जाते हैं, ठीक। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में अगर पूछें तो शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं, यानी कि आपके एयर कंडीशनड आपकी शॉप्स होती हैं जो आपके 3-4 मंजिला होती हैं। इनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मॉल कहा जाता है। शहरी दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। जो आपके ये मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इन सब में आपके ब्रांडेड सामान मिलते हैं और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है, ठीक है। कुछ ब्रांडेड भी मिलते हैं, अधिकतर ब्रांडेड सामान ही मिलते हैं, कुछ आपके बिना ब्रांड के सामान भी मिल जाते हैं यहाँ पे। सामान हम तक कैसे पहुँचता है? वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहली बात तो ये जान लो कि व्यापारी कौन होता है। तो जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और हम लोग जो उपभोक्ता होते हैं, इनके बीच में जो लोग काम करते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो व्यापारी क्या करते हैं? उत्पादकों से सामान खरीद करके उपभोक्ताओं को बेचते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपके व्यापारी होते हैं। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। हर शहर में, कोई भी शहर होगा तो आप देखते हो कि वहाँ पर थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। वहाँ पे थोक सामान ही मिलता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वस्तुएं पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। अगर शहर में आपके शहर में थोक सामान नहीं है तो आप देखते हो कि सब्जी मंडी तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो सब्जी मंडी में सारी सब्जियां जो है आप देखते हो सुबह 3-4 बजे जो है वहाँ पे मंडी में पहुँच जाती हैं। वहाँ पे नीलामी हो जाती है, लोग उसको ख़रीद भी लेते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में ले जा करके उसको अलग अलग दामों में बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो, वहाँ पे सब्जी मंडी आपका थोक मार्केट ही है एक हिसाब से। पहले थोक व्यापारी जो होते हैं बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, ठीक है। फिर वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं, ठीक है। कुछ आपके बड़े व्यापारी होंगे जो आपके थोक सामान खरीद लेते हैं, पहले एक थोक खरीद लेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे दुकानदार वाले हैं उन सबको वो लोग बेच देते हैं, ठीक है। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। यानी कि अभी आपने देखा है कि वहाँ पे आई, नीलामी हुई, बड़ा व्यापारी ने खरीदा, उसके बाद छोटे छोटे दुकानदारों को बेचा, फिर वो ले जाके कहीं और पे बेच रहे हैं। तो जो अंततः जिससे आप सब सामान खरीदते हो उसको जो है क्या कहा जाता है? उसको खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी क्या है? तो अंततः हम लोग जो है उपभोक्ता को जो व्यापारी सामान बेचता है सबसे लास्ट में, जैसे आपके पास की दुकान है, आप वहाँ से जा कर के जो है सामान खरीद रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? उस दुकानदार को खुदरा व्यापारी या फिर फुटकर व्यापारी बोलोगे, ओके। वो थोक में सामान नहीं बेच रहा है, एक एक सामान बेच रहा है। आपको जो है 1 किलो बैगन चाहिए तो वो देगा। अब देखते हैं कपड़े का व्यापार। कपड़े का निर्माण कपास से किया जाता है, हमको पता होना चाहिए, ठीक। कपास जो है कॉटन से। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कपास की खेती में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। तो इरोड जो है ये तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कपड़ा बाज़ार लगता है जो कि विश्व के जो है विशाल बाज़ारों में से एक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बुनकर, व्यापारी सभी लोग जो है अपने कपड़े बेचने आते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम प्रचलित है। अब ये जो आपकी दादन व्यवस्था है, इससे जो है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले साल जो है दादन व्यवस्था से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि दादन व्यवस्था क्या है, ठीक है। उसमें जो है किसको क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ है। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इसको आप ज़रूर देखना, दादन व्यवस्था से संबंधित है। दादन व्यवस्था में जो व्यापारी होता है ये क्या करता है कि बुनकरों को कच्चा माल देता है और बुनकर उसको जो है तैयार कपड़ा देता है, ठीक है। तो कच्चा माल जो है व्यापारी किसे देगा? बुनकरों को देगा। व्यापारी बुनकरों को देगा, फिर बुनकर क्या करेंगे? उससे जो है माल तैयार करेंगे, यानी कि कपड़े को तैयार करेंगे, उससे क्या करेंगे? व्यापारियों को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? आपका दादन व्यवस्था।
इन व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होते हैं। अब बुनकरों को क्या लाभ होते हैं इससे? बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। कपास से आपका सूत बनता है, फिर सूत जो है व्यापारी खरीद करके किसे दे देता है? बुनकर को दे देता है। तो बुनकरों को सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता, पहली बात। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, यानी कि जिस व्यापारी ने इनको जो है सूत दिया है, ये कपड़ा बना करके उसी व्यापारी को ही जो है वापस देते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी व्यवस्था हो जाती है। बुनकर कहाँ से काम करते हैं? तो बुनकर अपने घरों या फिर कार्यशालाओं में इस कच्चे माल से कपड़ा तैयार करता है, ठीक है। तो अपने घरों में या फिर कोई आपका छोटा सा आपका कार्यशाला बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के ये लोग कपड़ा तैयार करते हैं, जो आपके बुनकर होते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल बेचने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता के कारण तैयार माल के लिए बुनकरों को बहुत कम मूल्य देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब बुनकरों को प्रॉब्लम क्या है? कच्चा माल प्राप्त करने, तो कच्चा माल कौन दे रहा है? आपके व्यापारी देता था बुनकर को, ठीक है। और तैयार माल बेचने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता। अब बुनकरों को कच्चा माल भी किससे मिलेगा? व्यापारी से मिलेगा। फिर तैयार माल भी उनको किसको बेचना पड़ता है? आखिर में उसी व्यापारी को बेचना पड़ता है। तो वो व्यापारी क्या करता है कि ये तो माल मुझे ही बेचेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? बहुत कम पैसा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा इनको नहीं देते हैं। तो देखा ना, व्यापारी यहाँ पे कम पैसा दे रहे हैं, तो ये आपका बुनकरों के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादन व्यवस्था क्या है। तो दादन व्यवस्था क्या है? तो व्यापारी से कच्चा माल जो है बुनकरों को देता है और बुनकर उसे तैयार माल देता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा गया है कि दादन व्यवस्था किसके किसके बीच में है, तो आपको याद रखना है कि ये व्यापारियों और बुनकरों के बीच में है, ओके। और इससे आपके बुनकरों को क्या फ़ायदा है, बुनकरों को क्या नुकसान है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट, जो ये बुनकर होते हैं, इनका जो है बाज़ार के कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये क्या करते हैं? ये तो क्या सीधा सीधा व्यापारी से जो है अपना सूत लेते हैं, उसके बाद उसको तैयार करके व्यापारी को दे देते हैं। व्यापारी इनको थोड़ा ही पैसा देता है। अब व्यापारी उस कपड़े को कितने मूल्य में बेच रहा है, ये जो आपके बुनकर हैं ये निर्धारित थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और सारा मुनाफा कौन ले जाता है? तो सारा मुनाफा आपका व्यापारी ले जाता है। वो इनको थोड़ा सा पैसा देता है, उसके बाद बाज़ार में कपड़ों को ज़्यादा मूल्य पे बेचता है, ठीक। तो सारा मुनाफा आपका व्यापारी ले जाता है। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है, ठीक है। सहकारी व्यवस्था क्या है? अब दादन व्यवस्था में देखा आपने कि ये लोग व्यापारियों पे निर्भर थे पूरी तरह से, ठीक। कच्चा माल लेने के लिए भी और आपका सामान बेचने के लिए भी। लेकिन इन पर यानी कि व्यापारियों पर निर्भरता कम करने के लिए, बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए, ताकि बुनकरों को भी ज़्यादा पैसा मिले, इसके लिए एक सहकारी व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कि कई बुनकर जो है मिल करके जो है कच्चा माल खरीदते हैं, ठीक है। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर क्या करते हैं? एक समूह बनाएंगे, कई बुनकर रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? मिल करके कच्चा माल खरीदेंगे, कपड़ा तैयार करेंगे, ठीक है। ये सामूहिक रूप से, यानी कि सब लोग मिल करके कपड़ा भी तैयार करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। जब ये कच्चा माल खरीद लेंगे सब लोग एक साथ मिल करके और कपड़ा तैयार करेंगे, तो अब बुनकर जो है कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब वो मार्केट में सामान अपना बेचेगा और उसको जो है अच्छे पैसे मिलेंगे। अब तक जो है वो व्यापारी को ही उनको देना पड़ता था, क्योंकि व्यापारी उनको कच्चा माल देता था, ठीक। सरकार जो है उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़े खरीद करके उनकी मदद करती है। सरकार भी जो आपकी ये इस तरह की जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, ये लोग मिल करके जो है कपड़े उपड़े बनाते हैं, इनसे भी कपड़ा खरीदती है सरकार भी इनकी मदद के लिए। सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से कपड़ा खरीद करके, यानी कि हथकरघा बोला जाता है ना, जिससे ये कपड़े बनाते हैं, ठीक है। हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से कपड़ा खरीद करके कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस दुकानों के माध्यम से जो आपकी सरकारी दुकानें होती हैं, सरकार कपड़े बेचती है, तो ये आपके कोऑप्टेक्स नाम की दुकानें होती हैं, इनके माध्यम से ये कपड़े बेचती है और ये सहकारी समितियों से ये कपड़े खरीदती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जीविका चलाना, मेकिंग ए लिविंग टॉपिक से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लोग अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। वीडियो पे आप कमेंट करके बताना, कोई चीज़ अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो, तब भी आप बता सकते हो कि इस तरह से ये चीज़ करनी चाहिए। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।